जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो देखेंगे जीके जीएस मस्तिष्क बाय जगदेव सर का बायोलॉजी का क्लास नोट्स देखेंगे। तीसरा क्लास, 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख लीजिए। क्लास 2 तक में हमने पेज नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुका था। आज क्लास 3 स्टार्ट करते हैं और डेली हम लोग जो है 10 पेज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से मैं उतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो यानी कि पर डे 20 पेज का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग लाइव आ चुके हैं एक बार वीडियो को अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के भी माध्यम से। जो है आपको लिखा है, हम कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा लास्ट में लाइव ख़त्म होने के बाद। वहाँ पर भी हम जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप जो है सर के एप्लीकेशन के द्वारा व्हाट्सअप नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हैं, 15 दिन में आ जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ लेकर के पटना से निकलवाते हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट का जो है 1200 प्लस पेज है और इसको जो है बाइंडिंग करवा के पटना में आपको 600 के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जो भी लोग लाइव आ चुके हैं वीडियो को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं। एक जो है आपका अभी चल रहा है पॉलिटी का और एक जो है बायोलॉजी का चल रहा है। तो बायोलॉजी में हम लोग 20 पेज तक कर चुके थे। आइए 21 पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए थोड़ा सा पेज को आगे करते हैं और ये सब क्लास को क्या करेंगे कि प्रत्येक संडे को एक बार रिवीजन के रूप में इसको जो है 2x में करके आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आप जो है जितना भी पढ़ाई हो उसको जो है एक दिन में जो है रविवार एक बार में कंप्लीट कर सके। तो आइए हम लोग पेज नंबर 21-20 तक कर चुके थे। पेज नंबर 20, हाँ पेज नंबर 20 यहाँ तक हो गया था। क्या बोलते हैं, सरल सल की उपकला तक हम लोग कर चुके थे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक जो है हम लोग कर चुके थे सरल सल की उपकला तक। आज जो है पेज नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं और 21 में है स्तरित उपकला उत्तक। टोटल जो है इसमें मेन पॉइंट्स सिर्फ दिया गया है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है पेज नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 21 में दिया गया है स्तरित उपकला उत्तक। इसका जो मेन पॉइंट है दिया गया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये उत्तक कई स्तरों के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है उसे कौन सा स्तर के उत्तक कहते हैं, तो जनन स्तर के उत्तक कहते हैं या स्तरित उपकला उत्तक कहते हैं। यह जो है आपका स्तरित उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो है आपका स्तरित उपकला उत्तक जो है ये त्वचा में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है संक्रमण, घर्षण से बचाना है। यह चोट घाव से रक्षा करता है। पूछेगा आपका कि स्तरित उपकला उत्तक का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो संक्रमण तथा घर्षण, चोट और घाव को रक्षा करना है। यह जो है सरल सल की उपकला उत्तक के ठीक नीचे पाया जाता है। यह जो है सरल सल की उपकला उत्तक के ठीक नीचे पाया जाता है। अब है अगला घनाभाकार उपकला उत्तक। घनाभाकार उपकला उत्तक, घनाभाकार उपकला उत्तक ये जो है हमारे शरीर के जिस अंग में श्रावण, अवशोषण और उत्सर्जन होता है यह उत्तक वहाँ पाया जाता है। यानी कि हमारे शरीर के जिस भी अंग में श्रावण, अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है यह उत्तक वहाँ पाया जाता है। यह जो है लार ग्रंथि में भी पाया जाता है। जैसे कि ये जो है आपका किडनी वृक्क का दीवार भी इसी उत्तक का बना होता है। पूछेगा किडनी का दीवार किसका बना होता है, तो घनाभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। अगला है आपका थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय तथा यकृत आदि में ये पाया जाता है। पूछेगा घनाभाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय तथा यकृत इत्यादि में पाया जाता है। इसका जो है अंडाशय की दीवार भी घनाभाकार उपकला उत्तक का ही बना होता है। अंडाशय की जो दीवार होती है ये भी जो है आपका क्या होता है, घनाभाकार उपकला उत्तक का ही बना होता है। उसके बाद है टेस्टिस में भी यह उत्तक पाया जाता है। वृषण में भी ये टेस्टिस क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा, तो घनाभाकार उपकला उत्तक। अगला है स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसको देखते हैं हम लोग।
स्तंभाकार उपकला उत्तक। इन उत्तकों की कोशिकाएं बेलनाकार, स्तंभाकार एवं लंबी होती है। तो स्तंभाकार उपकला उत्तक क्या होती है? इसकी कोशिकाएं जो है बेलनाकार, स्तंभाकार एवं लंबी होती है। जिस अंग में रोम पाया जाता है वहाँ यह उत्तक पाया जाता है। यानी कि स्तंभाकार उपकला उत्तक जो है, जिस अंग में रोम पाया जाता है वहाँ यह उत्तक क्या होता है? निश्चित रूप से डेफिनेटली पाया जाता है। छोटी आंत की दीवार स्तंभाकार उपकला उत्तक का ही बना होता है। छोटी आंत की जो दीवार होती है किसकी बनी होती है? तो स्तंभाकार उपकला उत्तक की ही बनी होती है। अगला है अमाशय की दीवार स्तंभाकार उपकला उत्तक का ही बना होता है। पूछेगा अमाशय का दीवार किस उपकला उत्तक का बना होता है? तो स्तंभाकार उपकला उत्तक का ही बना होता है। अब आइए देखते हैं, अगला है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक हम लोग देखेंगे। पेज को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। अगला है आपका पेशीय उत्तक। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है स्वैच्छिक पेशियां, दूसरा है अनैच्छिक पेशियां, तीसरा है हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां को ही क्या क्या कहते हैं उसको जो हम निम्नलिखित नाम से भी जानते हैं। जैसे कि ऐच्छिक पेशियां को ही हम लोग खुरदरी पेशियां, रेखीय पेशियां, कंकालीय पेशियां कहते हैं। उसके बाद है अनैच्छिक पेशियां को क्या क्या कहा जाता है? तो चिकनी पेशियां और रेखीय पेशियां या कंकालीय पेशियां, ये सभी एक ही अनैच्छिक पेशियों के ही नाम से जाना जाता है। अगला हृदय पेशियां, यह सिर्फ हृदय में ही पाया जाने वाला क्या है? पेशियां है। कौन? तो हृदय पेशियां, ये सिर्फ हृदय में ही पाया जाता है। अब आइए ऐच्छिक पेशियां के उदाहरण कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो है हाथ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां, मुंह की मांसपेशियां, ये सब क्या हैं? ये सब जो है आपका ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। कमर की मांसपेशियां, ये सभी क्या है आपका? तो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। ठीक है, क्या है? ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। उसके बाद अनैच्छिक का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे फेफड़े की मांसपेशियां, पाचन तंत्र की मांसपेशियां, उत्सर्जन तंत्र की ग्रंथि, आंख की मांसपेशियां, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है अनैच्छिक पेशियां हैं। और हृदय पेशियां तो बता ही दिए हैं कि ये जो है सिर्फ आपका हृदय में पाया जाने वाला पेशी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं और नेक्स्ट पेज हम लोग पेज नंबर 22 की ओर देखते हैं। पेज नंबर 22 में है संयोजी उत्तक। क्या है? संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। ये जो है हमारे शरीर में यह उत्तक सबसे अधिक लगभग 30% पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा उत्तक पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये संयोजी उत्तक ही है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कितना प्रतिशत? तो लगभग 30%। यह उत्तक पूरे शरीर में पाया जाता है, पूरे बॉडी में पाया जाता है। कौन सा? तो संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। यह पूरे शरीर को जोड़ता है। इन उत्तकों का मुख्य कार्य अंगों का सहारा देना है। इसका जो है मेन कार्य क्या है? तो पूरे शरीर को ये जोड़ता है और इस उत्तकों का मुख्य कार्य जो है आपका अंगों को सहारा देता है। ठीक है, अंगों को सहारा देता है। अब आइए संयोजी उत्तक भी, इसको जो है 4-5 भागों में बांटा गया है। इसको देख लेते हैं हम लोग। संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। सबसे पहला है इसका आपका रक्त। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी एक उत्तक है। दूसरा है अस्थि। अस्थि क्या है? कोशिका। कोशिका क्या है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। अगला है लिगामेंट। लिगामेंट यानी कि स्नायु, ये जो है हड्डी को जोड़ता है। ये जो आपका लिगामेंट क्या है? ये हड्डी को जोड़ता है। क्या करता है? ये हड्डी को जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और अगला है उपास्थि। उपास्थि जो है ये कोशिका है। और कोशिका कहाँ? तो कॉन्ड्रियोसाइट में। उसके बाद है टेंडन। टेंडन यानी कि इनको कंडरा भी कहा जाता है। और ये जो है आपका हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। टेंडन का मुख्य कार्य क्या है? तो हड्डी और मांसपेशियों का जोड़ना। अगला है ढीला उत्तक। ये है आपका 2 प्रकार के, एक है वसामय उत्तक, एक है एम्प्लियोर यानी कि अवकाशी। और वसामय उत्तक यानी कि एडिपोज। एडिपोज क्या करता है? त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। एडिपोज जो है आपका त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। जबकि जो है आपका अवकाशी जो है ये पूरे शरीर में फैला उत्तक है। ये क्या है? पूरे शरीर के अंदर में ये पाया जाता है। खाली स्थान भरने वाला ये उत्तक होता है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब आइए हम लोग आगे की पॉइंट्स को देखते हैं। आपका जो है बिहार पुलिस जो अभी लक्ष्य बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का, उसमें भी आपका सेम यही नोट्स दिया गया है। संयोजी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेज, उसके बाद जो है आपका
मास्ट कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, ये कोशिकाएं विभिन्न कार्य को संपन्न करती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि संयोजी ऊतक में जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं। ये सभी कोशिकाएं क्या करती है, अलग अलग कार्य करती है हमारे शरीर में। उसके बाद है आपका कि दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधने का भी कार्य करती है संयोजी ऊतक। और कुछ ऊतक संग्रह का कार्य, जैसे कि आपका वसीय ऊतक हो गया, वसा संग्रह का कार्य करते हैं। उपास्थि तथा अस्थि शरीर का सहारा देते हैं। उपास्थि और अस्थि क्या करते हैं, हमारे शरीर को सहारा देते हैं। और जो है आपका रुधिर या लसिका विभिन्न पदार्थों का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। संवहन ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी स्रावित करके शरीर को क्या करते हैं, जीवाणु तथा अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करते हैं। संवहन ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं जो है एंटीबॉडी स्रावित करके हमारे शरीर के जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करते हैं। कौन, तो संवहन ऊतक। अगला है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक ये जो है आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपका मस्तिष्क में, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु में पाया जाता है, और ये रीढ़ के हड्डी में भी पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, और रीढ़ के हड्डी में पाया जाता है। अगला है आपका तंत्रिका ऊतक। जिस कोशिका से बनता है उसे न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये जो है पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो तंत्रिका ऊतक जो है हमारे पूरे शरीर को जो है ये नियंत्रित करता है। अगला है आपका कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ती है, किसको जोड़ती है, तो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। स्नायु किसको जोड़ती है, स्नायु जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। अब मास्ट कोशिकाएं किसको जोड़ती है, तो मास्ट कोशिकाएं किस में मिलती है, संयोजी ऊतक में मिलती है। स्नायु एवं कंडाएं ये क्या है, तो संयोजी ऊतक है। और अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन कौन है, तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी यानी कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट। तो आइए थोड़ा सा पेज को आगे करते हैं, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तीसरा जीवधारियों का वर्गीकरण। पेज नंबर जो है 23 में आपका क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, तो इसमें जो है आपका जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कैरोलस लिनियस स्वीडिश वैज्ञानिक था। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान किसका था, तो कैरोलस लिनियस का था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। अगला है आपका कि लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। कौन कौन, तो एक है प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम, यानी कि पादप जगत और जंतु जगत। कौन बांटा है, तो लिनियस ने बांटा है। किस पुस्तक में दिया गया है, तो सिस्टेमा नेचुरा में दिया गया है। कैरोलिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कि किसको, तो कैरोलिनियस को, किसको, तो कैरोलिनियस को। इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया। कौन, तो कैरोलिनियस ने ही जो है आपका द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति होमोस्पेंस मतलब कि होमो मतलब वंश और स्पेनिस मतलब जाति। और त्रिजगत किसने दिया था, तो त्रिजगत जो है आपका अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कौन कौन, तो पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जैसे कि अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। तो त्रिजगत किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, याद रखिएगा। और 4 जगत किसने दिया था, तो ये कॉपलैंड ने दिया था। कौन दिया था, तो कॉपलैंड ने दिया था। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा, याद रखिएगा। और 5 जगत किसने दिया था, सबसे महत्वपूर्ण है आपका 5 जगत वाला। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 5 जगत पति किसने दिया, तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, ये आपका इम्पोर्टेंट है 5 जगत, आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला है आपका अरस्तु ने संपूर्ण जीवधारियों को 3 जगत में बांटा है। कौन, तो अरस्तु ने जलीय, स्थलीय और वायवीय, ये 3 भागों में बांटा है। कौन, तो अरस्तु ने बांटा है। अब आइए व्हिटेकर का 5 जगत जो पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपका। पहला है मोनेरा। मोनेरा देखते हैं, इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्र विहीन
केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे कि जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया इत्यादि। किसमें? तो मोनेरा में। अगला है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं जिसमें विकसित केंद्रक वाली यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया इत्यादि। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। पेज नंबर 24 अब देखेंगे। अगला आपका कवक यानी कि फंगी। ये यूकेरियोटिक होते हैं, किंतु इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जैसे मशरूम, पेनिसिलियम। तो पूछेगा कि किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो कवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है ये जो है यूकेरियोटिक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अगला है आपका 4 नंबर पादप यानी कि प्लांट। ये जो है बहुकोशिकीय होते हैं एवं इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे में। अगला है आपका जंतु एनिमल। इस जगत में बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक जंतु होते हैं, जैसे कि सभी जीव जानवर किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु के अंतर्गत आते हैं। अब आइए, कोशिका के आधार पर जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में किया गया है। कोशिका के आधार पर जीवधारियों का वर्गन कितने भागों में किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक यानी कि एक कोशिकीय जीव, दूसरा है यूकेरियोटिक यानी कि पूर्ण विकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, इसमें जो है थोड़ा सा विकसित होता है, अल्प विकसित कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कहते किसे हैं? तो वैसे जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं उसमें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। इसे क्या किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। किसको? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि एक कोशिकीय जीव को। दूसरा है यूकेरियोटिक, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय में आपका जो है प्रोटिस्टा को रखा जाता है और बहुकोशिकीय में आपका है कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित भी होता है, जैसे कि जंतु में। और कोशिका भित्ति उपस्थित किसमें? तो क्लोरोफिल अनुपस्थिति के कारण, और क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण, जैसे कि पादप जगत। क्लोरोफिल अनुपस्थित किसमें रहता है? तो आपका कवक में जो है क्लोरोफिल क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जबकि क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है आपका? तो ये पादप जगत में जो है आपका उपस्थित होता है। वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो और जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो उसे जंतु जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जंतु जगत कहते हैं। वैसा जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक में आता हो उसे मोनेरा कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। मोनेरा क्या होता है? मोनेरा जो है आपका ये एक कोशिकीय जीव होता है और ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। अगला है आपका वैसा जीवधारी जिसकी कोशिका पूर्ण विकसित हो यानी कि यूकेरियोटिक हो और एक कोशिकीय हो उसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। क्या? तो वैसा जीवधारी जिसकी कोशिका पूर्ण विकसित यानी कि यूकेरियोटिक हो और एक कोशिकीय हो उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो एवं कोशिका भित्ति उपस्थित हो तथा क्लोरोफिल अनुपस्थित हो यानी कि प्रकाश संश्लेषण न करता हो उसे कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। वैसा यूकेरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोफिल उपस्थित हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता हो उसे पादप कहते हैं, उसे प्लांट कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग 25 देखते हैं। पादप जगत। पादप जगत को भी इसमें 2 भागों में बांटा गया है। पादप जगत प्लांट किंगडम को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है क्रिप्टोगेम्स यानी कि अपुष्पविद और दूसरा है पुष्पविद। ठीक है, और ये जो है आपका क्रिप्टोगेम्स इसमें अपुष्पविद को भी 3 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत इसमें जो है सबसे कम विकसित सरल पादप, सबसे कम विकसित सरल पादप। इसमें जो है जड़, तना, पत्ती भी नहीं पाया जाता है, थैलस जैसे कि शुक्राणु। और पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है आपका? तो ये थैलोफाइटा है, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ। तो इसमें जो है मेन पॉइंट्स है, आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ सबसे कम विकसित होने वाला जो है किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा। और मेन पॉइंट आपका जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है ये सिर्फ याद रखना है कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो
फाइटा। दूसरा आइए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, इसमें जो है फॉल्स जड़ तना पत्ती पाया जाता है। संवहन तंत्र इसमें क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसमें जड़ तना पत्ती वास्तव में पूर्ण विकसित होता है और संवहन तंत्र भी पाया जाता है। किसमें, तो टेरिडोफाइटा में। तो आपको मेन क्या रखना है इसमें महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है थैलोफाइटा से। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, थैलोफाइटा है, आपको ये याद रखना है। अब आइए पेज को ऊपर करते हैं और जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। वैसा फाइलम अनिसंघ जिसमें जड़ तना पत्ती ना हो उसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइनर जो है दिया गया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वैसा फाइलम संघ जिसमें जड़ तना पत्ती असत्य रूप से दिखाई दे, इसे क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। अगला है आपका वैसा फाइलम अनिसंघ जिसमें जड़ तना पत्ती वास्तविक रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे टेरिडोफाइटा कहते हैं। संवहन तंत्र किसमें जो है विकसित होता है, तो टेरिडोफाइटा में आपका जो है विकसित होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा। यहाँ इसको भी आपको बहुत जरूरी है याद रखना है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम लोग लाइव रहते हैं भाई लोग, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करिए। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो थैलोफाइटा है। ये जितने भी ये सभी पॉइंट्स दिए गए हैं इसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। पादप जगत का उभयचर कौन कहलाता है, ब्रायोफाइटा कहलाता है। और पादप जगत का जो है रेप्टिलिया किसे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा, यहाँ से आपका जो है 7-8 क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं थैलोफाइटा की ओर, जो इसका मेन पॉइंट दिया गया है थैलोफाइटा। ये पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है, थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह पादप जगत का सबसे सरल संघ है। यह अपुष्पोभिद है, अर्थात इसमें फूल फल बीज नहीं पाया जाता है। किसमें, तो अपुष्पोभिद में जो है फूल फल बीज नहीं पाया जाता है। इसमें जो है आपका जड़ तना पत्ती भी नहीं पाया जाता है। किसमें, तो ये जो है अपुष्पोभिद होते हैं थैलोफाइटा में। उदाहरण के लिए देख लीजिए शैवाल, और शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पूछेगा आपका शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में कहा जाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। कमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा। कमेंट किरण यादव, बायो का नोट्स है। हाँ, ये बायोलॉजी का क्लास अभी चल रहा है सर, सुबह में क्लास कब से होगा। किरण जी, सुबह में भी कोशिश करेंगे हम कि 8 बजे सुबह में क्लास जो है आपका पॉलिटी का होगा, और रात में जो है आपका 8 बजे से बायोलॉजी का होगा। तो आज कल जो अभी क्लास हम करवा रहे हैं, इसमें टोटल 20 पेज करवाएंगे आज। थोड़ा सा क्लास जो है लंबा चलेगा 9 बजे तक, और इसमें जो है आपका 20 पेज रहेगा, ठीक है। और सुबह में भी जो पॉलिटी का होगा उसमें भी 20 पेज का रहेगा, ठीक है। बस आप लोग जो है सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे देखते हैं पेज नंबर 26 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं, कोशिश करते हैं कि 20 पेज आज करवा देने का। चलिए, तो इसमें है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण करता है और यह भोजन भी बनाता है। जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो तो भोजन बनाएगा ही बनाएगा। यह काफ़ी मात्रा में O2 रिलीज करता है और इसमें संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में क्या होता है, जमा होता है, रिजर्व होता है। चलिए दूसरा क्या है, कवक। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है आपका, तो माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी, तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो माइकोलॉजी में किया जाता है। और कवक का जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और इसमें जो है आपका
क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करता है, नहीं करता है। जिसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, नहीं करेगा। या जो है भोजन भी नहीं बनाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा ही नहीं वो क्या करेगा, भोजन बनाएगा, नहीं बनाएगा। चलिए थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रहा है तो उसको मैनेज करिएगा। और किरण यादव, आप पता नहीं सुबह में किस क्लास की बात कर रहे हैं। सुबह में अगर ये क्लास जो जगदीप सर का नोट्स करवा रहे हैं, इसका क्लास जो सुबह में 8 बजे से करवाएंगे। और जो प्रैक्टिस सेट एक जो चल रहा था वो क्लास जो है अभी अब 1 आध सप्ताह नहीं चलेगा, ठीक है। वो ट्राई करवा रहे थे और बहुत ही जल्द जो है डिजिटल बोर्ड लग रहा है, तो अगला सप्ताह आने की रखिए ना। लगभग 18-19 तारीख से जो है आपका डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, जो सर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी सर के द्वारा, ठीक है। और आपका जो है 16 तारीख से आपका जो है केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा, एक मैम है उनके द्वारा, ठीक है। तो 16 तारीख से जो है आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, एक मैम है उनके द्वारा जो है आपका केमिस्ट्री का क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। अभी सभी लोग सपोर्ट करिए, जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतने अच्छे तरीके से हम आप लोगों के बीच कंटेंट लाते रहेंगे। अगला है आपका लाइकेन। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी आपको याद रखना है। यह वायु प्रदूषण का क्या है, सूचक है, बहुत ही अच्छे सूचक है। आपको पूछेगा कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है, तो ये जो है आपका लाइकेन है। इसका अध्ययन किस में किया जाता है, लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। या वायु प्रदूषण का सबसे अच्छे सूचक होते हैं। रेसिला नामक लाइकेन के लिटमस पत्र प्राप्त होता है। वैसा लाइकेन जो पेड़ की छाल पर उगे उसे क्या कहा जाता है, उसके कीर्टिकोल्स कहा जाता है, कीर्टिकोल्स कहा जाता है। वैसा लाइकेन जो चट्टान पर उगे उसके क्या कहा जाता है, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जो चट्टान पर उगता है उसे क्या कहा जाता है, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। यहाँ पे नोट में दिया गया है कुछ पॉइंट, इसको हम लोग देख लेते हैं। नोट में जो यहाँ पर दिया गया है कि लाइकेन एक प्रकार का क्या है, लाइकेन जो है एक प्रकार का वृक्ष जीव है। क्या है, कंपोजिट यानी कि मिश्र जीव है। कंपोजिट यानी कि मिश्र जीव है, जो कि एक कवक अथवा बैसियोटियोमाइटिसिस तथा शैवाल की 1-2 जातियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे कवक प्लस शैवाल की दोस्ती बराबर क्या होता है, लाइकेन। कवक प्लस शैवाल की दोस्ती लाइकेन, कवक प्लस शैवाल की दोस्ती लाइकेन। अगला है आपका शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को क्या कहा जाता है, लाइकेन की संज्ञा प्रदान की गई है। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को लाइकेन की संज्ञा प्रदान की गई है, लाइकेन का निर्माण होता है। अगला है प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। प्रदूषित क्षेत्र जहाँ भी होंगे ये जो है विलुप्त हो जाएंगे, इसीलिए लाइकेन जो है क्या होते हैं, किधर गया, हाँ, प्रदूषित क्षेत्रों में ये क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि वायु, इसीलिए ये जो है वायु प्रदूषण जांच में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। जो भी जहाँ भी प्रदूषित क्षेत्र होंगे वहाँ आपको लाइकेन नहीं पाया जाता है। और वायु प्रदूषण जांच में इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। अब आइए शैवाल। शैवाल के बारे में जो पॉइंट्स दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। शैवाल, शैवाल जो है आपका दुनिया का सबसे छोटा शैवाल कौन सा है, तो क्लेमाइडोमोनास है, यानी कि एक कोशिकीय ये होते हैं। और एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो एस्टोबुलेरिया। क्या है, एसिटोबुलेरिया। कछुआ के शरीर पर उगने वाला शैवाल कौन सा है आपका, तो प्रोटोडर्मा। क्या है, प्रोटोडर्मा। कछुआ के शरीर पर उगने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा है। और घोंघा के शरीर पर उगने वाला शैवाल कौन सा है, तो कैलेडोफोरा, कैलेडोफोरा। अगला है आपका कि लाल सागर का पानी लाल है किसके कारण, तो आपका जो है ये ट्राइकोडोसमियम नामक शैवाल के कारण। किसके कारण, ट्राइकोडोसमियम नामक शैवाल के कारण। अगला पॉइंट है आपका अलवा समुद्री शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में भी किया जाता है। अब आइए पेज नंबर 27 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 27, इसमें है आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। किससे प्राप्त किया जाता है, टिंचर आयोडीन, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला है अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्या ले जाते हैं, तो क्लोरेला नामक शैवाल। क्या, क्लोरेला नामक शैवाल। इसमें जो है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण करता है और ओटी
प्राप्त करता है, O2 प्राप्त करता है। उसके बाद खाने वाला शैवाल कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। अल्वा है, लेमिनेरिया है, नॉस्टक है, सारगेसम है, क्लोरेला है। ये सब क्या है? खाने वाले शैवाल हैं। अगला है सारगेसो सागर ऐसा सागर है जिसमें पास कोई तट नहीं है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में क्या है? स्थित है। सारगेसम नामक शैवाल के कारण ही इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा। किसके कारण? तो सारगेसम नामक शैवाल के कारण ही जो है इस सागर का नाम क्या पड़ा? तो सारगेसो सागर पड़ा। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कवक। कवक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। कवक, इसमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में जमा होता है। किसमें? तो कवक में। जैसे कि आपका मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, इसमें क्या होते हैं? संचित भोज्य पदार्थ जो है ग्लाइकोजन के रूप में और वसा के रूप में इसमें जमा होते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, इसमें क्या होते हैं? ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में जमा होते हैं। किसमें? तो कवक में। अगला है आपका पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण ये परपोषित होते हैं तथा सदैव अपना जीवन मृतोपजीवी की तरह व्यतीत करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं? परपोषित होते हैं और ये हमेशा अपने जीवन मृतोपजीवी की तरह व्यतीत करते हैं, मरा हुआ की तरह व्यतीत करते हैं। उसके बाद है कवक से होने वाले रोग। इसका जो है कुछ ट्रिक दिया गया है। ए दाद खाग, ये जो है कवक से होने वाले रोग हैं। ए से हो गया एथलीट हो गया, जो जानवर में पाया जाता है, एथलीट फुट नामक रोग। दूसरा है दाद खुजली। उसके बाद है दम्मा, उसके बाद खाग मतलब खुजली और गंजापन। तो ए दाद खाग मतलब क्या हो गया? ये सभी जो है 5 जो है आपका ये कवक से होने वाले रोग हैं। पेज को आगे करते हैं और जो अगला पॉइंट है इसको हम लोग देखते हैं जो रोग से संबंधित है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बनता है कि मक्का में टीका रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग, धान में कौन सा? अंगमारी रोग, लालू में कौन सा? आलू में अंगमारी रोग, गेहूं में किट्टू रोग और सरसों में एक्ट रोग। ये सब किस में होते हैं? तो ये सब जो है आपका फसल में जो पाया जाता है उसमें दिया गया। तो आपको याद रखना है कि मक्का में पूछेगा तो टीका रोग, गन्ना में तो लाल सड़न रोग, धान में तो अंगमारी रोग, आलू में जो है आपका इसमें भी अंगमारी रोग होता है, गेहूं में किट्टू रोग होता है, सरसों में जो है आपका रेक्ट रोग होता है। अगला है आपका दाद रोग। ट्राइफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम कवकों द्वारा होता है। कवक बीजाणु नम तथा अतिसग्र त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं एवं अंकुरित होकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप त्वचा पर भद्दे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं? खुजली होते हैं, जिसको हम लोग जो है अपने भाषा में उसको फुंसी बोलते हैं, खुजली। अब आइए पेज नंबर हम लोग 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था? पुष्पोद्भिद। चलिए इसका जो है इसका मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इससे 2 भागों में, एक अनावृत जीवी और एक आवृत जीवी। अनावृत जीवी यानी कि नग्न बीजी होता है। अब ये अनावृत बीजी को हम लोग देखते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। किसमें? तो अनावृत बीजी में। बीज फल के बाहर होता है। क्या होता है? बीज जो है फल के बाहर होता है। किसमें? अनावृत बीजी में। यह पहाड़ी बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? तो अनावृत बीजी। पौधा काफी लंबा, कठोर एवं बहुवर्षीय होता है। किसका? तो अनावृत बीजी का। अब आइए आवृत बीजी यानी कि अनग्न बीजी। बीज के ऊपर आवरण होता है, बीज फल के भीतर होता है। और आवृत बीजी 2 प्रकार के होते हैं। कौन? तो एक बीज पत्री और एक है द्विबीज पत्री होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब एक बीज पत्री, इसका जो मेन पॉइंट है उसको आपको देख लेना है एक बार। इसकी पत्ती लंबी होती है और इसकी पत्ती में जो है आपका समांतर शिलाविन्यास होता है। जैसे कि आपका चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, लहसुन, बांस, तार, खजूर, केला इत्यादि। और द्विबीज पत्री में पत्ती तिकोना होता है। यह पत्ती जालिकावत शिलान्यास होता है। जैसे कि चना, मटर, सरसों, तीसी, मसूर, लहरी, आम, पीपल, अमदूर, बेर, जामुन, टमाटर, बैगन, लीची इत्यादि ये सब किस में आते हैं? तो द्विबीज पत्री में आते हैं। ठीक है, चलिए अब मेन हो गया। अब इसका आते हैं नीचे
पेज को थोड़ा सा एक बीजपत्री के उदाहरण देख लेते हैं। एक बीजपत्री के उदाहरण तो कुल फैमिली के अंतर्गत जो आता है लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमनी, ये सब वीवीआई है। आपको पूछेगा एक बीजपत्री के उदाहरण कौन कौन है, तो आपका जो है लिलिएसी याद रखना है और ग्रेमनी याद रखना है। यहाँ पे देखिए सर भी वीवीआई लगाए हुए हैं। इसके प्रमुख पौधे कौन कौन हैं? लहसुन, प्याज, सतावर आदि, तार, खजूर, सुपारी, नारियल, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस, केला, म्यूजेसी यानी केला। तो ये सब आपको याद रखना है कौन किसके अंतर्गत आते हैं। एक बीजपत्री के उदाहरण, यहाँ पे वीवीआई दिया गया है, इधर जो है आपका कुल फैमिली का नाम और इधर पौधे। तो जैसे पूछेगा कि लिलिएसी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो लिलिएसी के ही अंतर्गत जो है आपका लहसुन, प्याज, सतावर आदि आते हैं। और पाल्मी के अंतर्गत तार, खजूर, सुपारी, नारियल आते हैं। और जो है आपका ग्रेमनी के अंतर्गत चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रेमनी के अंतर्गत आते हैं। और जो है आपका म्यूजेसी के अंतर्गत केला हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? म्यूजेसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या है? तो एक बीजपत्री के उदाहरण है। चलिए अब अगला है द्विबीजपत्री के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। द्विबीजपत्री के उदाहरण है मालवेसी, इसके अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल आते हैं। दूसरा है कुकुरबिटेसी, इस तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, कोहरा, टिंडा, करेला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। और ये सब क्या है? द्विबीजपत्री के उदाहरण है। अगला है सोलोनेसी, इसके अंतर्गत आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, धतूरा किसके अंतर्गत आते हैं? सोलोनेसी के अंतर्गत आते हैं। और ये सब क्या है? द्विबीजपत्री के उदाहरण है। अगला है आपका कंपोजिटी, ये जो है आपका सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, डेलहरिया, मृगराज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जो है टोटल आपका द्विबीजपत्री के उदाहरण है। और ये जो है आपका कंपोजिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला है क्रंची फेरी, इसके अंतर्गत मूली, सलगम, सरसों ये सब आते हैं। अगला है आपका रोजेसी, इसके अंतर्गत सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम, नाशपाती, गुलाब, रसबरी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो रोजेसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका वीटरेसी, इसके अंतर्गत अमरूद, यूकेरेटिसी, जामुन, मेहंदी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वीटरेसी के अंतर्गत आते हैं। अब आइए पेज नंबर 29 की ओर हम लोग आते हैं। एनिमल किंगडम, जंतु जगत की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेज नंबर 29, जंतु जगत। जंतु जगत वर्गीकरण में सबसे बड़ा जगत माना जाता है। और ये जो है इस प्रकार से दिया गया है। देखिए यहाँ पे जगत संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, और उसके बाद किसका निर्माण होता है? जाति का निर्माण होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है वंश एवं जाति मिलाकर किसी का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। वैज्ञानिक नाम कैसे रखा जाता है? तो वंश और जाति को मिलाकर के जो है उसका वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है कि होमो स्पेसियंस। होमो क्या है? ये वंश है किसका? पैंथेरा। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा क्या है? पैंथेरा जो है इसका वंश है और टाइग्रिस क्या है? इसका जाति है। तो पैंथेरा टाइग्रिस किसका नाम है? तो बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम है। इसके पहले हम कुछ गलत बोल दिए थे। चलिए अगला है आपका वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है आपका जाति है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका जाति है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं जंतु जगत, एनिमल किंगडम। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका प्रोटोजोआ और दूसरा है आपका मेटोजोआ, यानी कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। तो प्रोटोजोआ को हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर सबसे पहले आया था और ये जलीय जीव है। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? तो गोल्डफिश ने दिया था। क्या कौन दिया था? तो गोल्डफिश ने दिया था। एग्जाम्पल में आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? तो ये सभी जो है आपका प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। और मेटोजोआ यानी कि बहुकोशिकीय अंतर्गत एक होते हैं अकशेरुक, एक होते हैं कशेरुक। और अकशेरुकी के अंतर्गत आपका पोरीफेरा, सेलिट्रा और प्लेटी हेल्मिजी
और उसके बाद निमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, और कशेरुकी के अंतर्गत। और कशेरुकी में आपका कॉर्डेटा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो मेटोजोआ बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अमीबा। अमीबा के जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, अमीबा इसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का जो है आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसके शरीर चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। क्या होता है, इसके शरीर के चारों ओर कौन सा नामक झिल्ली होती है, तो प्लाज्मा लेमा नामक क्या होता है, झिल्ली होता है। इसके बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। इसी की मदद से यह भोजन संग्रहण करता है। किसके, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अमीबा किसकी मदद से जो है भोजन का संग्रहण करता है, तो कूटपाद के मदद से आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है आपका कि भोजन ग्रहण या उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग क्या होता है, नहीं होता है। पाचन कहाँ होता है, रसदानी रिक्तिका में। और जनन कहाँ होता है, तो अलैंगिक जनन द्विखंडन होता है। अगला हम लोग देखते हैं पैरामीशियम। क्या देखते हैं हम लोग, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, तो इसका आकार होता है जैसे चप्पल के तलवे के समान होता है, और ये पाया जाता है तालाब और पोखरों में, जहाँ के जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर जो है पैरामीशियम आपका पाया जाता है। प्रचलन अंग इसका है तो सीलिया है, और आगे बढ़ने में मदद करने वाला ये अंग है। अब आइए पेज को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और पेज नंबर जो है 30 करते हैं। पेज नंबर 30 सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग लाइव रहा करिएगा उतना ज़्यादा तक हम जो है क्लास आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करवा देंगे। बहुत ही कम लोग जोड़ते हैं, मन नहीं लगता है। चलिए अगला है, थोड़ा सा बाहर से भी आवाज़ जा रहा होगा तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बाहर से भी आवाज़ जा रहा होगा, ठीक है। तो यह तालाब के स्वच्छ जल में पाया जाता है कौन, तो युगलीना। इसका प्रचलन अंग होता है तो फ्लैजिला। क्या, फ्लैजिला। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कौन होती है, युगलीना। देखिए इतना अभी बताए हैं, लेकिन इसमें मात्र आपको सिर्फ ये एक पॉइंट याद रखना है जो VVI है। यह पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी होती है कौन, तो युगलीना। कौन, तो युगलीना। आपको याद रखना है कौन, तो युगलीना जो है आपका पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी होती है। बस ये 2 पॉइंट ही आपको याद रखना है। अगला है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। ये पॉइंट भी आपको VVI है, याद रखना है। अगला है आपका एनोफेलिज मच्छर की मादाएं प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। किसका, तो प्लाज्मोडियम की वाहक होती है एनोफेलिज मच्छर की मादाएं। इसका जीवन चक्र जो होता है द्विपोषपदीय होता है। क्या होता है, द्विपोषपदीय होता है। और प्लाज्मोडियम का प्राथमिक इसका जो है पोषक मनुष्य, जबकि द्वितीय पोषक जो है इसका कौन होता है, मादा एनोफिलिज होता है। जनन, तो प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है। किसमें होता है, मनुष्य में होता है। अब आइए अगला है आपका मेटोजोआ। मेटोजोआ ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें 9 भागों में, इसको जो है मेटोजोआ का 9 भागों में बांटा गया है। पेरिफोरा, सिलेंट्रा, ये सब उतना जो है जरूरी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको उतना याद नहीं रखना है। चलिए यहाँ से जो एक पॉइंट है आपको, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। कॉर्टेडा, इसमें रीढ़ की हड्डी कशेरुकी दंड पाई जाती है। और कॉर्टेडा के अंतर्गत ही सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी मनुष्य इसी के अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेडा के 5 भाग हैं, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, एबीज, मोनेलिना। ये सब भी उतना जरूरी नहीं है। आपको मेन इसमें क्या रखना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। मेमेलिया यानी कि स्तनधारी सर्वाधिक विकसित प्राणी मनुष्य की इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो मेमेलिया के अंतर्गत, स्तनधारी के अंतर्गत, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे सर क्लास में बताते हैं। अगला है मेमेलिया। मेमेलिया को भी 3 भागों में है, प्रोटोथीरिया, मेटोथीरिया और यूथीरिया। इसमें भी मेन पॉइंट्स जो दिया गया है ये याद रखना है आपको। प्रोटोथीरिया, इसके अंतर्गत जो है आने वाला जीव अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है। किसके अंतर्गत, तो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत। दूसरा है मेटाथीरिया, इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो है बच्चा अल्प
विकसित होता है, जैसे कंगारू का बच्चा हो गया। इथैली को कहा जाता है जो मार्सुपियर्स। अगला है आपका यूथीरिया, इसमें बच्चा पूर्ण विकसित होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, हिरणबाग। किसके अंतर्गत ये सब आते हैं? यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। भ्रूण को परत के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है। भ्रूण को परत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अगला है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है द्विपोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, इसमें जीव के भ्रूण में 2 परत होता है, और द्विप्लोब्लास्टिक, इसमें जीव का भ्रूण त्रिस्तरीय होता है। तो इसको आपको उतना नहीं, देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है दोनों का, लेकिन इसको उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, जिसके भ्रूण में मेटाडर्म में रिक्त स्थान पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिलोमेंट कहा जाता है। जिसके भ्रूण में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है उसे एसिलोमेट कहा जाता है, और जिसके भ्रूण में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है उसे जो है स्यूडोसिलामेट कहा जाता है। और मेटाडर्म के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। इसको थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, बाद में कि इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, उसी का है ये। आइए पेज नंबर हम लोग 32 की ओर आते हैं। देख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो है आपको 40 पेज तक करवा दें, तो आज 20 पेज पूरा जाएगा, ठीक है। 1 घंटा तक में कोशिश कर रहे हैं। कटाई के आधार पर किसी जीव को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो कटाई के आधार पर। एक है सम्मित और एक है असम्मित, ठीक है। एक है सम्मित और एक है असम्मित। जिसके शरीर को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके उसे सम्मित, जिसे न बांटा जा सके उसे असम्मित कहा जाता है। सम्मित को भी 2 भागों में बांटा गया है, द्विसम्मित और सम्मित। तो ये सब क्या है? ये सब जरूरी आपको नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अब आइए पेज को आगे करते हैं हम लोग। यहाँ से बस थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या दिया गया है? संघ, शरीर, भ्रूण स्तर। ये भी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार पुलिस के लिए जो है ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ SSC अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। चलिए पेज को थोड़ा सा और आगे करते हैं। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ से आपका जो है इसमें से जो है आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। किससे? तो पोरीफेरा के अंतर्गत। इसका जीवन स्तर क्या होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। भ्रूण अवस्था इसमें जो है आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये असम्मित होता है, और इसमें सिलोन नहीं पाया जाता है, एसिलोमेट पाया जाता है। इसमें जो है नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। और पोरीफेरा जीव के शरीर में क्या होता है? छिद्र होता है। छोटे छिद्र को ऑस्टिया कहा जाता है, बड़ा छिद्र को ऑस्कुलम कहा जाता है। यह जो है जीव यह जो जीव है, किधर गया? यह जीव जो है अगतिशील होता है, यानी कि अचल होता है। यह समुद्री जलीय है, यह चट्टानों से चिपका होता है। इसे जंतु जगत का स्पंज भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको दूसरे कलर से हम कर देते हैं। इसे जंतु जगत का क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। किसको? तो पोरीफेरा को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आगे करते हैं, और यहाँ पे जो है आपका बेबीआई दिया गया है सर के द्वारा है कि साइकन, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। पोरीफेरा के अंतर्गत साइकन, हाइलोनेमा, यूप्थेल कटेला, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया और लिकोसिलिया, ये सभी क्या है? ये सभी जो है आपका पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर जो है उसका फिगर भी बनाया गया था। तो फिगर तो एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, रेलवे में एग्जाम में देखने को मिलता है ये फिगर वाले प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला है आपका, इस समुदाय के जंतुओं के शरीर छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इसीलिए इस समुदाय का नाम जो है पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा मतलब क्या कि छिद्रधारी रखा गया है। बाथ स्पंज यानी कि यूस्पोंजिया पाया जाता है किसमें? तो लाल सागर में। जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ये जो है आपका यूप्लेक्टेला क्या पाया जाता है? तो जापान में भेंट के रूप में कौन प्रदान किया जाता है? जैसे अपना गुलदस्ता, तो यहाँ पे है यूप्लेक्टेला। नाम थोड़ा सा अजीब है, यूप्लेक्टेला। उसके बाद है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बनाने वाला भूंगा सिलेट्रेना संघ के जीव हैं। क्या है? तो सिलेट्रा संघ के जीव हैं। अब आइए आगे देखते हैं, निडेरिया या
टेटा। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो आपका निडेरिया है, और जीवन स्तर इसका उत्तक स्तर का होता है, और भ्रूण अवस्था जो है आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, और यह त्रिजीय सम्मिलित या व्यवसायी सम्मिलित और आगे सम्मिलित होता है, और इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है। किसमें, तो एसिलोमेट में। इसमें जो है आपका नोटोकार्ड क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और सिलेनेट्रा संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसके मुख से रेशा निकलता है, जैसे जालिनुमा संरचना की तरह, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, पॉलिप, सी एनीमोन इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब इसका उदाहरण है। यहाँ पर देखिए फिगर के द्वारा भी हाइड्रा की संरचना को आपका समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि नोट में जो दिया गया है, हाइड्रा में बिना मस्तिष्क के तंत्रिक होता है। हाइड्रा में जो है आपका बिना मस्तिष्क का ही क्या होता है, तंत्रिक होता है। ज़्यादा अथी हो गया, हाँ चलिए अब, हाँ हाइड्रा में बिना मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए पेज नंबर 35 तक करवा देते हैं। पेज नंबर 35 तक क्या, पेज नंबर 35 तक हम लोग करवा देते हैं, और इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, प्ले लिस्ट बना दिए हैं। जिनको कोई दिक्कत हो, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, क्या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई देता हूं। देख सकते हैं आप कमेंट खोल करके, ठीक है। चलिए अगला है आपका प्लांट हेलमिनथेज यानी कि प्लेटी हेलिमिनथेज। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो होता है, इस संघ के जंतुओं का शरीर क्या होते हैं, फीते की तरह चपटा होता है, और इस संघ के अधिकांश जीव क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इसका जीवन स्तर जो है आपका अंग स्तर का होता है, और भ्रूण अवस्था होता है जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरह। यह जो है द्विसम्मित होता है, क्या होता है, द्विसम्मित होता है, और इसमें जो है आपका सिलोम नहीं पाया जाता है, एसिलोमेट होता है, और नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है। किसमें, तो आपका प्लेटी हेलमिनथेज में। इसके उत्सर्जी अंग का जो है ज्वाल कोशिका कहते हैं। इसके उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं, तो ज्वाल कोशिका कहते हैं। जैसे एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फीता कृमि अर्थात टीनिया सोलिमियम। अब आइए पेज को थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, और फीता कृमि क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। फीता कृमि यानी कि टैपवर्म एक अंतः परजीवी जंतु हैं जो मुख्यतः मनुष्य, सुअर, भेड़, बकरी, बंदर आदि की आंतों में ये पाया जाता है। कौन, फीता कृमि। अगला है आपका लीवर फ्लूक यानी कि कैसिओलाया यकृत तथा पित्त वाहिनियों में परजीवी कृमि के रूप में पाया जाता है। ये आपको उसके बाद जो ये आपको याद रखना है, प्लेनेरिया VVI है। इसमें सबसे सरल आँख पाया जाता है, सबसे सरल आँख पाया जाता है। इसे नेत्र बिंदु कहते हैं। यह सिर्फ प्रकाश को पहचान पाता है। तो ये आपको याद रखना है, किसको, तो प्लेनेरिया को। VVI है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। चलिए अगला है आपका एस्के हेलमिनथीज, एस्के हेलमिनथीज। चलिए देखते हैं इसका अन्य नाम क्या है, तो निमेटोडा है। यह परजीवी प्लस स्वपोषी दोनों होता है, और शरीर का आकार इसका क्या होता है, गोल होता है, गोलाकार होता है। इसमें जीवन स्तर क्या होता है, अंगतंत्र स्तर का होता है, और भ्रूण स्तर इसका जो है होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक का होता है, और यह द्विसम्मित होता है। इसमें जो है सिलोम थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, एयूडोसिलोमेट। इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है। इनमें श्वसन तथा शरीर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। ये जो है आपका एकलिंगी होता है। कौन, तो एस्के हेलमिनथीज क्या होते हैं, ये एकलिंगी होते हैं। और एग्जाम्पल में बात करेंगे तो गोल कृमि, राउंड वार्म यानी कि हुक वार्म। और मेन याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है, इसका याद रखना है एस्केसिस। और ये जो है बुचेरिया, ये फाइलेरिया फैलाता है। कौन, तो बुचेरिया। और सूत्री कृमि। और अगला है आपका सलीपद या हाथी पांव रोग का कारण कौन सा है, तो बुचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक निमेटोडा है। चलिए तो हम लोग 34 हुआ है। चलिए 35 पेज करके उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। 35 नंबर पेज। चलिए 35 नंबर पेज में हम लोग आ गए हैं। एनिलिडा, इसका शरीर होता है अनेक छल्लेदार खंडों का बना, धारी नुमा संरचना होता है। इसके अंतर्गत आने जाने वाले
जीव लगभग क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। इसका जीवन स्तर होता है, अंग स्तर का होता है, भ्रूण स्तर होता है आपका, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये जो है द्विसम्मित होता है, क्या होता है, द्विसम्मित होता है। इसमें जो आपका सिलोम पाया जाता है, कौन, तो सिलोमेट। इसमें जो है आपका नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है और इसके उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, नेफ्रिडिया कहलाते हैं। इसके उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं, तो नेफ्रिडिया कहलाते हैं। किसका, तो एनिलिडा का। ये एनिलिडा के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, ये सब क्या है, एनिलिडा के उदाहरण हो गए। केचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ में श्वसन त्वचा होता है और का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है। केचुआ में जो है शोषण किसके द्वारा होता है, तो त्वचा के द्वारा होता है। और केचुआ का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, यूरिया है। और ये इसीलिए किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। अब आइए अगला है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा से संबंधित हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। ऑर्थोपोडा यह एक तंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह लगभग 75% है। इसका जीवन स्तर अंगतंत्र स्तर का होता है और इसका भ्रूण स्तर जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यह जो है द्विसम्मित होता है और इसमें जो है सिलोम होता है और सिलोमेट। इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, सभी कीट वर्ग के जितने भी आते हैं सभी हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल किसका, तो ऑर्थोपोडा का, कॉकरोच, ग्रास, हुपर, तितली, मधुमक्खी, मच्छर, भौरा, केकड़ा, झिंगुर, बिच्छू, जितने भी होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और कीट वर्ग में कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं। आपको याद रखना है, कीट वर्ग में 6 पैर होते हैं, यानी कि 3 जोड़ा होते हैं किसके अंतर्गत, तो ये जो है सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट्स दिया गया है, इसको देख लीजिए। नोट में दिया गया है कि मकड़ी जो है ऑर्थोपोडा में आता है लेकिन कीट वर्ग में नहीं आता है। मकड़ी क्या है, ऑर्थोपोडा में आता है लेकिन ये कीट वर्ग में नहीं आता है, क्योंकि इसके 4 जोड़ा पैर होते हैं। इसके 4 जोड़ा पैर होते हैं, किसका, तो कीट का। सभी कीट वर्ग का शरीर क्या है, 3 भागों में बांटा गया है, सिर, वक्ष और उदर। उसके बाद कीट वर्ग में सामाजिक प्राणी भी हैं। चींटी, मधुमक्खी, दीमक, ये सब क्या है, कीट वर्ग में सामाजिक प्राणी हैं। और ये श्रम विभाजन पर आधारित प्राणी है। क्या है, श्रम विभाजन पर आधारित ये प्राणी है। और सिल्वर फिश वास्तव में फिश नहीं बल्कि ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। तो पेज नंबर 35 तक अभी हम लोगों ने देखा है और पेज नंबर 36 जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 36 से, ठीक है। पेज नंबर 36 यानी कि मोलस्का से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। मोलस्का से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, यहाँ पेज नंबर 36 से, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, सभी को वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। कहाँ पीडीएफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो भी बना दिए हैं इसी चैनल पे, देखिएगा, बहुत पहले वीडियो भी बना दिए हैं। फिर भी अगर जिनको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, बहुत ही कम चार्ज, 5 रुपया 6 रुपया पर पीडीएफ लगता है, यानी कि 50 रुपया में आपका टोटल 9 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए सिनाली कुमारी कह रहे हैं, गुरुजी जगदेव, हाँ जगदेव सर का ये नोट्स है, जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का ही ये नोट्स है। जितना भी अभी करवा रहे हैं हम जगदेव सर का ही नोट्स करवा रहे हैं, पॉलिटी का और बायोलॉजी का। पॉलिटी सुबह में आपका 8 बजे से और बायोलॉजी जो है आपका रात के 8 बजे से। और जो है आपका 16 तारीख से एक मैम जो है आपको करवाएगी, जगदेव सर का ही नोट्स करवाएगी, वो 16 तारीख से करवाएगी केमिस्ट्री का, ठीक है। तो हम लोग अभी 3 सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं। और फाउंडेशन बैच में भी जो लक्ष्य बैच जिसका नोट्स हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स जो है आपका उसमें भी दिया गया है। जो लक्ष्य बैच है फाउंडेशन जीके जीएस का, और उसमें जो है आपका अभी चल रहा है पॉलिटी का और केमिस्ट्री का, ठीक है। और हम अभी करवा रहे हैं क्या, सॉरी, बायोलॉजी और पॉलिटी करवा रहे हैं। और 16 तारीख से जो है आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि बाजार में जितने भी लेटेस्ट बुक आएंगे, खास करके प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का हो गया, आपका किरण पब्लिकेशन का हो गया,
ठीक है। ये दो पब्लिकेशन का कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर पहले आता है, क्वेश्चन बैंक हो गया, तो ये सब जो है प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलेगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही, तो डिजिटल बोर्ड पे चलेगा। ठीक है, तो अभी आपका एक आध सप्ताह नहीं चलेगा प्रैक्टिस सेट, आज एक सेट वैसे चलवाए थे, लेकिन जो है आपका एक सप्ताह के बाद जो है आपका डिजिटल बोर्ड पे चलेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का सबसे अच्छा बुक मानी जाती है। ठीक है, बिहार के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये जितना भी नोट्स अभी करवा रहे हैं ये जगदीप सर का नोट्स है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि यूट्यूब पर फ्री बोले थे, भाई फ्री नहीं बोला था। ठीक है, 50 रुपया चार्ज लगता है और 50 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी कौन कौन चैप्टर किए थे, देखिए आपका कोशिका खत्म हो गया है। पेज को मोटा करते हैं, चलिए। कोशिका आपका खत्म हो गया है, तक खत्म हो गया है, जीवधारियों का वर्गीकरण और पादप जगत हो गया है। और अभी कौन चल रहा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, तो जंतु जगत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं हम लोग, जंतु जगत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका बायो में जो है आपका टोटल है इसमें लगभग कितना चैप्टर, तो इसमें जो है आपका 19 चैप्टर विविध लगा करके टोटल 19 चैप्टर है आपका बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये बायो का जो है आपका तीसरा क्लास था, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग जा करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो भी लोगों का पीछे वाला छूटा होगा तो आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। जैसे ही आपका बायोलॉजी खत्म होगा उसके बाद जो है आपका अभी दो ही सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे, बायोलॉजी और पॉलिटी अभी। और सर के जो इस लक्ष्य बैच फाउंडेशन है उसमें अभी क्या चल रहा है, उसमें आपका केमिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है, तो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उसको आपको पहले देखना है, बायोलॉजी और पॉलिटी। ठीक है, तो जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव सर जो बिहार पुलिस के लिए खास करके ये ब्रांड माने जाते हैं। ठीक है, ब्रांड माने जाते हैं, और जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा ताकि कल का क्लास जो है और धमाकेदार आपका मिले।